Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हेलो फ्रेंड्स, फिर से स्वागत है आपका स्टडी विद टीएसएन में। जैसा कि हम इससे पहले देख चुके हैं 80 नंबर क्वेश्चन तक का हमने 2019 का जो पेपर था आपका वो सॉल्यूशन उसका पूरा कंप्लीट कर चुके हैं। अभी आज की इस वीडियो में हम करेंगे 81 से आपका 100 तक का क्वेश्चन करेंगे। और इससे पहले वाली वीडियो में मैं आपको बता चुका हूँ जिसकी जो डाउट थे आपके लैब असिस्टेंट के एग्जाम को लेके वो सब मैं वहाँ पे सॉल्यूशन के साथ बता दिया है। तो जिसने वो वीडियो ना देखी हो जाके वो वीडियो को देख सकता है। उसके बाद बात करेंगे लैब असिस्टेंट के लिए जो आपका टेलीग्राम ग्रुप बना हुआ है उस पर आप लोग ज्वाइन हो सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और बात करते हैं 81 नंबर क्वेश्चन की। तो 81 नंबर क्वेश्चन आपके पास है, पॉलीग्राफ के दौरान पूछे जाने वाले ऐसे सवाल जो अपराध से सीधे संबंधित नहीं होते किंतु केस से बहुत समानता रखते हैं उनको कहते हैं। ये देखिए आपका आउट ऑफ सिलेबस इस बार आपके सिलेबस में नहीं है, तो लेकिन एक बार इसका आंसर बता देता हूं आपको। इसका आपका जो आंसर है डी ऑप्शन रहता है, नियंत्रित प्रश्न उनको बोला जाता है। अगला क्वेश्चन आपके लिए कि डीएनए अंगुली छापन मतलब ये आपका फिंगरप्रिंटिंग का उपयोग किसमें किया जाता है। ए ऑप्शन है फॉरेंसिक, बहुरूपता, पहचान के संबंध में या उपयुक्त सभी। इसका भी आपका राइट आंसर डी ऑप्शन हो जाएगा, उपयुक्त सभी। अभी देखिए ये भी आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन आपसे यहाँ से एक क्वेश्चन और बन सकता है जो आपके सिलेबस में भी आता है कि बोलता है कि अगर आपसे CDFD जो आपका होता है CDFD इसका फुल फॉर्म है आपका सेंटर फॉर डीएनए फिंगरप्रिंटिंग डायग्नोस्टिक, तो आपका ये कहाँ पे है ये पूछा जाता है। तो ये आपका है हैदराबाद में, तो इसको आपको नोट करके रखना है। तो ये चीज आपकी पूछी जा सकती है कि ये आपका इसका सेंटर कहाँ पे है, CDFD का सेंटर। उसके बाद आपसे इससे आपसे ये क्वेश्चन बन सकता है यहाँ से सिंपल सा, ये आपके सिलेबस में पूछे जा सकते हैं। ठीक है, इसका जनक पूछा जा सकता है आपसे। जनक अगर पूछा जाए कि इंडिया में कौन है, इंडिया में कौन इसको लाया, तो इसको इंडिया में लाए थे आपका लालजी सिंह। ठीक हो गया, भारत में लालजी सिंह हो गया इसके जनक। अगर पूछा जाए कि वर्ल्ड में आपका तो कौन लाए थे इसका जनक, वर्ल्ड में अगर पूछा जाता है तो वहां से आपका आंसर इसका हो जाएगा 1984 में लेके आए थे सर एलेफ जॉन जेफरिस, ये दुनिया में सबसे पहले लेके आए थे। और ये क्या थे वहां पे, ये लिस्टर विश्वविद्यालय में अध्यापक थे। अब उसके बाद इसके अगर जो इसका यूज है वो यूज क्या क्या होते हैं इसका उपयोग आपका आपराधिक गतिविधियों को मतलब सॉल्यूशन में किया जाता है उनके। और ये कैसे सैंपल किससे लेता है, ब्लड से, हेयर से, लार से, इस तरीके से इसमें सैंपल लिया जाता है। उसके बाद बात करते हैं 80 नंबर क्वेश्चन आपके पास है, किस समूह में अधिकांश जातियों का आंतरिक निषेचन की विशेषता है। देखिए ये आपका बायोलॉजी का क्वेश्चन हो गया। ऑप्शन ए है आपका अपोडा, तो यही इसका राइट आंसर हो गया, तो ए ऑप्शन इसका राइट आंसर है। 85 नंबर क्वेश्चन आपके पास है, फेरोमैग्नेटिक पदार्थ साधारण पैरामैग्नेटिक की तरह व्यवहार करते हैं जब वे। देखिए इस टॉपिक को मैं अच्छे से पूरी वीडियो बना के आपको कवर करा चुका हूं कि क्या आपका होता है क्यूरी टेम्परेचर कम हो, एक ऑप्शन ये आपके पास ये है। बी ऑप्शन आपके पास है नील ताप से कम हो। सी ऑप्शन है क्यूरी टेम्परेचर आपका अधिक हो और नील ताप से अधिक हो। तो देखिए आपको फेरोमैग्नेटिक के बारे में, प्रतिचुंबकीय, अनुचुंबकीय और आपका लौह चुंबकीय, ये तीनों के बारे में मैं आपको पहले भी अच्छे से डिटेल में बता चुका हूं। तो फेरोमैग्नेटिक आपका क्या होता है और पैरामैग्नेटिक आपका क्या होता है, पहले इन दोनों के बारे में जान लेते हैं। देखिए फेरोमैग्नेटिक आपका होता है, इससे सबसे पहला पॉइंट लिखना है, स्थायी चुंबक इससे बनाया जा सकते हैं फेरोमैग्नेटिक से। और आपको इस टाइप से पेज में दो आपके एक लाइनिंग कर लेनी है जिसमें आपको इनके बीच में अंतर लिख लेना है। तो देखिए इससे आपका फेरो क्या बताता हूं, तो फेरो मतलब आपका होता है लौह चुंबकीय, इससे आपके स्थायी चुंबक बना सकते हैं हम लोग। और क्यूरी टेम्परेचर से ऊपर अगर हम इसको रखें तो इसका जो लौह चुंबकत्व है वो खत्म हो जाता है, किसका, फेरोमैग्नेट का। तो आपको इसी का आंसर यहाँ पे मिल भी गया है। पैरामैग्नेटिक की तरफ व्यवहार कहां से करेगा, तो आपका राइट आंसर कहां से हो जाएगा, यहाँ से सी ऑप्शन हो जाएगा। क्यूरी टेम्परेचर ऊपर अगर हम इसको रख दें तो इसका लौह चुंबकत्व जो है आपका फेरोमैग्नेटिक जो आपकी इसकी प्रॉपर्टीज है वो खत्म होके ये क्या बन जाता है, पैरामैग्नेटिक बन जाता है। अब पैरामैग्नेटिक क्या होता है आपका, अनुचुंबकीय। तो पहले लौह चुंबकीय के बारे में जान लेते हैं। लौह चुंबकीय का क्यूरी टेम्परेचर से ऊपर गुण खत्म हो जाता है। अब इसके एग्जाम्पल फेरो के हैं FeNiCO, तो यहां से डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है। तो ये चीज आपको नोट कर लेनी है, FeNiCO। तो ये डायरेक्ट पूछ सकता है कि आपका Fe किस में आता है, फेरो में आता है, पैरामैग्नेटिक में आता है या फिर आपका प्रतिचुंबकीय में आता है। इस तरीके से इसमें क्वेश्चन बन सकता है। तो अब उसके बाद याद कीजिए कि क्यूरी टेम्परेचर आपका क्या होता था, मैंने आपको बता दिया कि आपका चुंबकत्व उस टेम्परेचर से ऊपर को खत्म हो जाएगा। तो जो मैग्नेटिक गुण है इस टेम्परेचर से ऊपर अगर हम उसको रखेंगे तो वो खत्म हो जाएगा। तो Fe का क्यूरी टेम्परेचर अगर आपसे पूछ ले तो वहां पे आपको नोट कर लेना है 77 डिग्री सेंटीग्रेड। इसके बाद बात करते हैं, अगर पूछा जाता है आपसे कि निकिल का आपका क्यूरी टेम्परेचर कितना होता है, तो 459.67 फैरेड होता है। तो देखिए आपको फैरेड में नहीं लिखना, इसको आप लिखिए 273.15
तो 273.15 डिग्री सेंटीग्रेड आपका निकिल का हो गया क्यूरी टेम्परेचर, ये आपसे पूछा जा सकता है। Fe का आपका पूछा जा सकता है, तो उसका आपको नोट कर लेना है 77 डिग्री सेंटीग्रेड। तीसरा आपको कोबाल्ट का पूछा जाता है, कोबाल्ट भी आपका क्या है, फेरो मैग्नेटिक है, और तो इसमें आपका क्या होता है 770 डिग्री सेंटीग्रेड। तो इन चीजों को आपको नोट कर लेना है, इन तीनों चीजों को आपको पूछा जा सकता है। अब पूछा जाता है अगला क्वेश्चन, ये पूछा जाता है कि आपका जो स्थायी चुंबक है वो आपका किससे बनाया जाता है ज्यादातर, तो राइट आंसर हो जाएगा कोबाल्ट से। अब उसके बाद इसका भी और पैरामैग्नेटिक की बात करते हैं। पैरामैग्नेटिक आपका क्या होता है, अनुचुंबकीय, हिंदी में अनुचुंबकीय बोलते हैं। कि क्या होता है, जो एक हमारे पास एक बड़ा चुंबक है, अगर इनके पदार्थों को हम रख सकते हैं तो क्या क्या इसमें पदार्थ आते हैं, पहले तो आता है आपका मैग्नीज, प्लेटिनम, Na, Al, ये चीजें आती हैं। अब इसमें से मान लो हमने यहाँ पे एल्यूमिनियम को रख दिया और एक बड़ा चुंबक है हमारे पास, कोई भी हमारे पास एक मैग्नेट है बहुत बड़ा है, ये क्या होगा, इससे कम आकर्षित होगा। अगर हम लौह चुंबकीय की बात करें तो ये इससे ज्यादा आकर्षित होगा। तो उसके बाद इसका आपेक्षिक चुंबकशीलता पूछी जाती है। देखिए ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यहाँ से आपेक्षिक चुंबकशीलता अगर आपसे पूछी जाती है। फेरो चुंबकीय की बात करें तो फेरो चुंबकीय में आपका क्या होगा, अगर आपेक्षिक चुंबकशीलता पूछता है तो एक से बहुत ज्यादा होती है फेरोमैग्नेटिक में आपेक्षिक चुंबकशीलता। और उसके बाद अगर पैरामैग्नेटिक में पूछता है, मतलब आपका अनुचुंबकीय में पूछता है, तो इसमें क्या होता है एक से अधिक होता है, मतलब उतना ज्यादा नहीं होता। और उसके अलावा इसमें क्या क्या होता है, स्थायी चुंबक इसका नहीं बना सकते, किसमें, पैरामैग्नेटिक में। अभी पैरामैग्नेटिक की पूरी बातें कर रहे हैं, तो इसमें आपकी प्रवृत्ति पूछी जाती है, तो पॉजिटिव प्रवृत्ति इसकी होती है। तो इतनी चीजें आपको नोट कर लेनी है। एग्जाम्पल में आपको बता ही चुका हूं क्या क्या होता है, मैग्नीज होता है, प्लेटिनम होता है, Na हो गया, सोडियम, एल्यूमिनियम हो गया, इतने इसके एग्जाम्पल हो गए। अब बात करते हैं इसका तीसरा जो पॉइंट आपका आता है, वो आता है आपका प्रतिचुंबकीय। तो प्रतिचुंबकीय आपका क्या होता है, आपेक्षिक चुंबकशीलता पूछी जाए तो एक से कम है। दूसरी चीज पूछी जाती है कि स्थायी इसका चुंबक बन सकता है, नहीं बन सकता, तो नहीं बन सकता स्थायी चुंबक इससे। तीसरा होता है कि चुंबकीय प्रवृत्ति इसकी कैसी होती है, तो इसकी चुंबकीय प्रवृत्ति निगेटिव होती है। जबकि आपका पैरामैग्नेटिक का कैसा होता था, उसका भी आपका पॉजिटिव होता था। और आपका फेरोमैग्नेटिक का कितना होता था, उसका ज्यादा पॉजिटिव रहता है। तो किसका, इस तरीके से आप बता सकते हैं कि सबसे ज्यादा किसमें रहता है, सबसे कम किसमें रहता है। तो सबसे ज्यादा चुंबकीय प्रवृत्ति किसकी होती है, फेरो की होती है। फिर उसके बाद आपका अनुचुंबकीय हो गया, फिर उसके बाद आपका प्रतिचुंबकीय हो गया। इस तरीके से आप इसको याद कर सकते हैं, क्योंकि ये भी आपका पूछा जाता है कि बढ़ते या घटते क्रम में कौन सा है या सबसे ज्यादा प्रबल कौन सा है। ये चीजें मैं आपको पहले भी पूरी अच्छी तरह से एक्सप्लेन कर चुका हूं। जिसने वो वीडियो ना देखी हो, प्लेलिस्ट में जाके आप फिजिक्स 2A वाले में, वहां पे आपको ये वीडियो मिल जाएगी। तो उसके बाद बात करते हैं, देखिए अब क्या होता है आपका नील टेम्परेचर क्या होता है, ये भी आप नोट कर लीजिए। नील टेम्परेचर Tn, इसका क्वेश्चन बनेगा नहीं, लेकिन क्या होता है यहाँ से एक क्वेश्चन इस टाइप का बन सकता है कि एंटी फेरोमैग्नेट किसे बोला जाता है, तो उसको आपको नोट कर लेना है। एंटी फेरोमैग्नेट अगर पूछा जाता है तो उसका मतलब होता है नील टेम्परेचर, तो मतलब उसको Tn से शो करते हैं। ये होता है, यह सेम टू सेम आपका क्यूरी टेम्परेचर होता है। जो आपका क्यूरी टेम्परेचर है वही आपका, मतलब आपका क्यूरी टेम्परेचर को दिखाता है Tc से, तो Tc इज इक्वल टू आपका Tn रहता है, सेम टू सेम है। और उसके ऊपर आप बात करते हैं कि Tn से ऊपर, मतलब आपका इस टेम्परेचर से ऊपर आपका क्या होगा, तो अनुचुंबकीय बन जाएगा। सेम वही फीचर इसके पास भी रहता है। अब इसमें अंतर क्या होता है, Tc और Tn में अंतर आपका क्या होता है, तो देखिए जो Tn के अंदर है, इसमें होता है आपका जो थर्मल ऊर्जा होती है वो ज्यादा होती है, मतलब बॉन्डिंग को ये जल्दी तोड़ देता है। बस इतना ही इसका अंतर है, बाकी ये बिल्कुल सेम होता है। टेम्परेचर भी अगर आपसे पूछा जाए कि आपको 100 डिग्री सेंटीग्रेड क्यूरी टेम्परेचर है, तो आपसे नील टेम्परेचर पूछा जाता है, तो आपका वही नील टेम्परेचर क्या हो जाएगा, आपका 100 डिग्री सेंटीग्रेड सेम टू सेम रहेगा। अगला क्वेश्चन आपके पास है, देखिए 85 नंबर क्वेश्चन है, प्रकाश वैद्युत धारा का संतृप्त मान निर्भर करता है आवृत्ति पर, तीव्रता पर, या फिर आपका कार्यफलन पर, या ससंध विभव पर करता है। तो देखिए इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा बी ऑप्शन, तीव्रता पर आपका इफेक्ट करता है। उसके बाद बात करते हैं 86 नंबर क्वेश्चन है आपके पास, GCHS का प्रयोग क्या विश्लेषण में किया जाता है, ऑर्सेनिक के, अल्कोहल के, ब्लड ग्लूकोज के, या यूरिया के। तो इसका आंसर आपको सब लोगों को पता होगा, तो राइट आंसर इसका बी ऑप्शन है, अल्कोहल के विश्लेषण में इसका उपयोग किया जाता है। अगला आपके पास है, लकड़ी में उगने वाले कवक कहलाते हैं। देखिए ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, राइट आंसर बता देता हूं, इसका राइट आंसर आपका सी ऑप्शन रहेगा, एपिजैलिक राइट आंसर होगा इसका। 88 नंबर क्वेश्चन आपके पास रखा हुआ है, प्लेटी हेल्मिनीज संघ की उत्सर्जी अंग हैं, ज्वाला कोशिका, नेफ्रिडिया, रेटिन कोशिका, या मेटा नेफ्राडिन। तो राइट आंसर इसका ए ऑप्शन हो जाएगा आपका, ज्वाला कोशिका। और अगर हमारे पूछा जाता है कि हमारी बॉडी में कौन सा उत्सर्जी अंग है, तो आपका किडनी वृक्क हो गया उत्सर्जी अंग। अगला क्वेश्चन है, ये भी मैं आपको करा चुका हूं, 89 नंबर क्वेश्चन है, प्रबलतम हाइड्रोजन बंध उपस्थित रहता है। तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि हाइड्रोजन बंध होता किस किस में। तो आपको बता रखी थी ट्रिक मैंने वीडियो में, जिसने वीडियो नहीं देखी हो तो वो जाके देख सकता है, केमिस्ट्री वाली वीडियो में आपको मिल जाएगा। तो F मतलब होता है आपका HF, आपको FON याद करना है, तो HF हो जाएगा यहां से।
उसके बाद देखिए O से आपका H2O हो जाएगा प्लस N से आपका NH3 हो जाएगा। तो ये आपके 3 हाइड्रोजन बंद होते हैं, तो इसको आपको अच्छे से नोट कर लेना है। तो अब बात करते हैं कि सबसे प्रबलतम पूछा जा रहा है, तो देखिए सबसे प्रबलतम आपका F, फिर उसके बाद O, फिर उसके बाद N, तो HF आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो ए ऑप्शन आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा। सिंपल सा क्वेश्चन था। तो उसके बाद बात करते हैं 3 विद्युत बल्ब जिन पर क्रमशः 40 वॉट, 230 वोल्ट, 60 वॉट, 230 वोल्ट, 25 वॉट, 230 वोल्ट लिखा है और 230 वोल्ट का विभव स्रोत के साथ वो श्रेणी क्रम में जोड़े जा रहे हैं, तो कौन सा सबसे अधिक रोशनी देगा। देखिए यहां से आपका क्वेश्चन बन सकता है, लेकिन बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन है, इसको आपको समझने की कोशिश करनी है। देखिए समझना कैसे है, आपको 3 बल्ब दिए हुए हैं, वो तीनों बल्ब आपके कैसे जुड़े हुए हैं, श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं, इस तरीके से आपका जुड़ा हुआ है। तो इसमें आपको निकालना क्या है, देखिए लास्ट में आपको क्या बोला जा रहा है कि वो श्रेणी क्रम के साथ 230 वोल्ट के साथ जुड़ा हुआ है। तो देखिए श्रेणी क्रम में आपको पता है कि क्या होता है, आपका आई सेम होता है। तो आई अगर सेम होता है तो उसमें क्या होगा, आपको इन तीनों का रेजिस्टेंस निकाल लेना है। सबसे पहले क्या करना है, आपको तीनों का रेजिस्टेंस निकालना है। रेजिस्टेंस किस फॉर्मूले से निकालेंगे आप, P इक्वल टू आई स्क्वायर आर होता है आपका, तो मतलब आपका P समानुपाती R हो गया। तो देखिए जिसका रेजिस्टेंस ज्यादा आएगा वो आपका ज्यादा रोशनी देगा। तो देखिए आप तीनों का रेजिस्टेंस निकाल सकते हैं। रेजिस्टेंस कैसे निकालेंगे, P इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन आर से, P इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन आर करेंगे तो वहां से आप तीनों का रेजिस्टेंस निकाल सकते हैं। तो P1 इक्वल टू यहां से निकल जाएगा आपका R1। यहां से देखिए कैसे, P1 की जगह पे आप रखेंगे 40 वॉट और वी स्क्वायर की जगह पे 230 वोल्ट का 230 का स्क्वायर और अपॉन R1, यहां से आप R1 निकाल लेंगे। ऐसे आपको R2 R3 निकालना है। अब पता चल गया आपको P, यहाँ पे हम R के साथ संबंध करेंगे क्योंकि आपका I तो इसमें सेम होगा, तो I का कोई मतलब नहीं है, तो I सेम है, तो यहाँ पे हम R के साथ इसका संबंध स्थापित करेंगे। तो P जहां पे जितना ज्यादा R होगा उसकी रोशनी उतनी ज्यादा होगी। तो P जिसका उसका ज्यादा होगा जिसकी रेजिस्टेंस ज्यादा होगी। तो रेजिस्टेंस आपको निकाल लेना है R1 R2 R3। तो आपको मैं राइट आंसर बताता हूं, इसका R3 सबसे ज्यादा निकलेगा। जो R3 आपका किसके लिए, 25 वाट 230 वोल्ट के लिए आपका R3 ज्यादा निकलेगा इन दोनों की तुलना में। तो राइट आंसर आपका ये आपका बी ऑप्शन हो जाएगा, 25 वोल्ट। उसके बाद अगर इसमें आपको दिया रहता है कि लास्ट में, ऊपर आपको सीरीज में दिया रहता है लेकिन लास्ट में बोल देता है कि 230 वोल्ट विभव के स्रोत के साथ वह पैरेलल में जुड़ा हुआ है, मतलब समांतर में जुड़ा हुआ है, तो वहां पे आपका क्या रहता है, आपको पता है कि पैरेलल में आपका क्या सेम रहेगा, वोल्टेज सेम रहेगा। तो वहां पे हम संबंध निकालेंगे आर और पी का, तो वहां पे हमारा 1 अपॉन पी हो जाएगा। कैसे, तो P इक्वल टू आर इक्वल टू हमारा होता है वी स्क्वायर अपॉन, सॉरी P इक्वल टू हमारा होता है वी स्क्वायर अपॉन आर। तो देखिए अगर हम वहां पे हमारा वोल्टेज सेम रहेगा तो हमने P और V के बीच में संबंध निकाला, तो R के बीच में क्या निकला, तो P आपका निकला है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं निकला है, 1 अपॉन वी निकला है। तो अब यहां पे जिसका 1 अपॉन आर निकला हुआ है, तो यहां पे जिसका आपका आर ज्यादा होगा वो कम रोशनी देगा अगर हम समांतर क्रम में उनको जोड़ते हैं। तो ये चीज आपको अच्छे से नोट कर लेनी कि किस किस के बीच में हमारा संबंध स्थापित किया जाएगा इस चीज के रिगार्डिंग। उसके बाद बात करते हैं, अगला क्वेश्चन आपके पास है 91 नंबर क्वेश्चन है आपके पास। डेक्टालोग्राफी अध्ययन है बोलने का, अंगुली छापन का, रक्त का, या फिर आपका चौथा ऑप्शन है शस्त्र का। तो राइट आंसर आपका बी ऑप्शन हो गया। देखिए अंगुली छापन से यहाँ पे सिलेबस में बहुत सारे क्वेश्चन आए हुए थे, अभी आपके सिलेबस में नहीं है लेकिन अध्ययन यहाँ से पूछ सकता है। और बाकी अध्ययन कितने मैंने आपको जो पहले बता रखे बहुत ही इंपॉर्टेंट किस चीज के लिए कौन सा अध्ययन यूज किया जाता है, वो आप जिसने वो वीडियो ना देखी हो जाके देख सकता है। 92 नंबर क्वेश्चन है, संयुक्त स्पार्श्विक व बंद संवहनी मंडल पाए जाते हैं। तो इसका राइट आंसर आपका डी ऑप्शन हो जाएगा, एक बीजपत्री तने में ये पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन आपके पास है 93 नंबर क्वेश्चन है, पक्षियों का विदलन किस प्रकार का होता है। तो इसका राइट आंसर आपका ए ऑप्शन हो जाएगा, डिक्सोआइडिस। 94 नंबर क्वेश्चन आपके पास, कार्पस डिलेक्टी का अभिप्राय है अपराध घटित होने की संभावना, कोई अपराध नहीं हुआ, अपराध हुआ है या उपयुक्त सभी। तो राइट आंसर आपका इस पर सी ऑप्शन हो जाएगा। ये आपके सिलेबस में नहीं है, इतना आपको इसको नोट करने की जरूरत नहीं है। 95 नंबर क्वेश्चन आपके पास, लाइकेन का सामान्यतः पाए जाने वाला फाइब्रोबाइटेंट होता है। ए ऑप्शन है आपके पास माइक्रोसिसिस्ट और बी ऑप्शन है टेक्रोक्सिया, सी ऑप्शन है यूग्लिना या डी ऑप्शन है आपके पास सिट्रेया। आंसर हो जाएगा आपका इसका बी ऑप्शन ट्रेबोक्सिया। अगला क्वेश्चन आपके पास है 96 नंबर क्वेश्चन है आपके पास कि मिड वाइट टोड का वैज्ञानिक नाम है। तो देखिए वैज्ञानिक नाम से भी आपका क्वेश्चन बन सकता है। तो इस पे अभी तक वीडियो अपलोड नहीं की, तो अभी अगली जो वीडियो होगी या उसके अगली वीडियो होगी इसके बारे में आपकी अपलोड की जाएगी, जो आपके वैज्ञानिक नाम से रिलेटेड वहां पे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो 96 है आपके पास, मिड वाइट टोड का वैज्ञानिक नाम है। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका
डी ऑप्शन एलाइटीज, तो एलाइटीज का आपका वैज्ञानिक नाम होता है। 97 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित व्याख्या में से सबसे अधिक एकल इलेक्ट्रॉन किसमें रहेंगे? तो D4 अष्टफलकीय में, या D9 अष्टफलकीय, D7 अष्टफलकीय, D6 चतुष्फलकीय। तो यहाँ पे आपका डी ऑप्शन रहेगा, D6 चतुष्फलकीय। 98 नंबर क्वेश्चन आपके पास, दिए गए अल्फा क्षय समीकरण का सही विकल्प है। तो देखिए आपके पास ये इक्वेशन है, इक्वेशन आपकी होती क्या थी, 92U 238, आपके बाद उसके बाद बनता है ये आपका 90TH 234, और यहाँ पे फिर प्लस आपका 2He4। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे ए ऑप्शन आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके पास है 99 नंबर क्वेश्चन है, पिकाट्रोल एक उच्च प्रकार का विस्फोटक है जो बना होता है। तो देखिए किस किस का बना होता है आपका, तो इसका राइट आंसर आपका सी ऑप्शन हो जाएगा, टीएनटी और अमोनिया पिक्रेट का ये बना होता है। तो ये भी आपको नोट कर लेना है। तो यहाँ पे लास्ट क्वेश्चन आपके पास बचा हुआ है 2019 के एग्जाम पेपर का, तो इसको देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा जीवित जीवाश्म में पूछा जा रहा है? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा जिंको बाइलोबा, तो बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो इसी के साथ आपका 2019 का एग्जाम पेपर का पूरा सॉल्यूशन आपको मिल चुका है। अब इसके बाद जो अगले एग्जाम पेपर का 19 में एक एग्जाम पेपर और है आपका, वो भी मेरे पास है, तो उसका आप सॉल्यूशन लाएंगे। ऐसी 20-20 करके उसका सॉल्यूशन दिया जाएगा। तो जो चैनल पे पहली बार विजिट कर रहा है, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, और वीडियो को लाइक जरूर करें। और पुरानी वीडियो अभी तक का लगभग 70-75 वीडियो आपकी अपलोड की जा चुकी है, जिसमें से आपका 72 to 70 आपके लैब असिस्टेंट के लिए बनाए गए हैं, जो कि आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा। और आपने देख लिया कि 2019 के एग्जाम पेपर में लगभग आपका 55 क्वेश्चन सिलेबस से मैच कर रहा है, और जिसमें से 20 से 25 क्वेश्चन आपको मेरी वीडियोस में मिल जाएंगे। तो इस तरीके से आपका ये चैप्टर पूरा खत्म होता है। यहाँ पे आपका पूरा 2019 का सॉल्यूशन आपको मिल गया है। तो आशा करता हूँ आपको पूरा समझ में आया होगा। और अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है, कहीं पे भी आपको कुछ समझ में नहीं आता, टेलीग्राम पे डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, आपको जरूर दिया जाएगा। और उसके अलावा पेड ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं, टेलीग्राम पे मैसेज कर सकते हैं। और यहाँ पे आपको 2 ग्रुप मिलेंगे डिस्क्रिप्शन में, एक आपको मिलेगा टेलीग्राम का जो कि आपका लैब असिस्टेंट के लिए बनाया गया है, और दूसरा आपको मिलेगा स्टडी विद टीएसएन। तो आपको दोनों को ज्वाइन कर लेना है और वीडियो को जरूर से लाइक कर देना है। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच।